दोस्तों फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का अध्याय तीसरा का लेक्चर दूसरा। इसके पिछले वीडियो में हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं और 2 चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए, अन्य धातु लवण के मतलब क्या, अन्य धातु लवण विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया, मतलब क्या, अन्य धातु लवण के साथ क्या विलयन की क्या अभिक्रिया की, धातु की मतलब क्या, अन्य धातु लवण का क्या विलयन है, उसके साथ क्या कोई भी धातु है उसकी अभिक्रिया कैसे होती है। तो अभिक्रियाशील मतलब क्या, जो अभिक्रिया करती है धातु अपने से क्या कम अभिक्रियाशील, मतलब क्या, जो अभिक्रियाशील धातु है क्या अपने से कम, मतलब जो उससे कम क्रिया करती है धातु को क्या कहेंगे, उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में क्या करता है, विस्थापित करती है, मतलब क्या बाहर निकाल देती है। अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से क्या करे, विस्थापित करती, मतलब कोई धातु ए है क्या बी को क्या उसके विलयन से क्या करे, विस्थापित यानी बाहर निकाल दे, तो यह धातु बी की अपेक्षा क्या अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब क्या, जो विस्थापित कर देगा क्या वह अधिक अभिक्रियाशील होगा। जैसे धातु ए क्या धातु बी के लवण विलयन से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ए का लवण विलयन बन रहा है और क्या धातु बी को क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। फिर सक्रियता श्रेणी, रिएक्शन सीरीज मतलब क्या, मतलब क्रिया कर रहा है, मतलब सक्रिय है, मतलब एक्टिव है। उसकी श्रेणी, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही मतलब घटते क्रम में, अवरोही मतलब क्या हुआ, घटते। आरोही अवरोही में आप लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो आरोही अवरोही में सबसे आसान क्या है, गिनती के लिए 1 2 3 4 4 है ना, और अवरोही में एक नहीं, आरोही में आरोही 3 है ना, 3 आ रहा है तो क्या 3 है, और इसमें क्या है 4 है, तो क्या सबसे पहले 4 वाले में क्या सबसे बड़ा है ना, तो क्या करेंगे सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, और 3 वाले में सबसे छोटा है ना, तो छोटे से बढ़ते के क्रम में जाएंगे। एकदम सिंपल है। फिर क्या करें, और वही क्रम में क्या करेंगे, व्यवस्थित करें, यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को क्या विकसित किया गया, जिसे क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी। मतलब ये श्रेणी विकसित की गई, इसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस, उससे कम लेड, उससे कम हाइड्रोजन, फिर उससे कम कापर, उससे कम Hg मतलब पारा, Ag मतलब सिल्वर यानी चांदी, Au मतलब गोल्ड यानी कि सोना। तो क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, पोटेशियम है, और सबसे कम सोना है। तो क्या सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन करता है, पोटेशियम, और सबसे कम सोना। क्या है, घटती हुई अभिक्रिया का सीरीज है। धातु तथा अधातु की अभिक्रिया, मतलब धातु की और अधातुओं की क्या अभिक्रिया। सोडियम धातु मतलब अन्य धातु क्या है, जबकि क्लोरीन अधातु, मतलब सोडियम धातु और क्लोरीन क्या है, अधातु है। सोडियम के बाह्य कोश में क्या 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्या क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या क्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या करना, सोडियम को क्या 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं, यदि अभिक्रिया कर लें तब तो क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार क्या, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उस पर प्लस आ गया, और क्लोरीन यदि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया क्या गया, उस पर माइनस हो जाएगा। विपरीत आवेश होने के कारण क्या करते हैं, सोडियम तथा क्लोराइड क्या आयन परस्पर एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं। जब विपरीत आवेश होते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है। समान समान होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो आप जानते ही हैं। तो सोडियम Na+ बना कैसे, तो इसमें 2 8 1 इलेक्ट्रॉन था ना, 8 इलेक्ट्रॉन बाइक, उसमें क्या 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना अधिक आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na+ 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 8 क्या होगा, स्टक, इसका स्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। फिर क्लोरीन के बाइक में 7 इलेक्ट्रॉन है, यदि 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उससे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले लें। 7 रुपये किसी को देना उधार और 7 रुपये लेना आसान, सबसे 1 रुपया आसानी से मिल जाएगा, जबकि 7 रुपये दूसरे को दे के कहेगा मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास 2 8 8, मतलब इसका स्टक पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस बना लेगा। फिर सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, तो सोडियम के पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, यदि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया क्लोरीन को, तो क्या हो जाएगा, यह सोडियम पर प्लस हो जाएगा, क्लोरीन पर माइनस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना,
तो क्या बना लेगा, NaCl, मतलब माइनस प्लस जुड़ जाएगा, NaCl बन जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का भी कर सकते हैं। धातु से अधातु में धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। मतलब क्या, वैद्युत संयोजक मतलब क्या, वैद्युत की तरह क्या कहते हैं, संयोग कर मतलब प्लस माइनस का चिन्ह क्या है, वैद्युत की तरह क्या है, संयोग कर, तो क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके कुछ गुणधर्म आइए देखते हैं। आयनिक यौगिक के क्या निम्न गुणधर्म है। सबसे पहला क्या देखते हैं, भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच, मतलब क्या, धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण, मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक क्या, ठोस एवं थोड़े क्या होते हैं, कठोर होते हैं, मतलब क्या, दबाने पर दबते नहीं हैं। ये यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। मतलब क्या, भंगुर का मतलब क्या है, कहीं लग गया तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे शीशा होता है क्या, भंगुर होता है, कहीं गलती से टच हुआ तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तथा यह दाब डालने पर क्या होता है, टूट जाते हैं। यदि दाब भी पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब भी ये टूट जाते हैं आयनिक यौगिक। फिर गलनांक और क्वथनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि क्या, मजबूत, इनके बीच क्या है, बहुत ही मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल, इनको आयनों के बीच क्या आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही अधिक। और इनको तोड़ने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है, इनकी गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। घुलनशीलता क्या होते हैं, या घुलनशील भी होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्य तो जल में क्या होते हैं, घुलनशील, तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय। मतलब जो वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे, लेकिन क्या है, तेल, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जो कहते हैं, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय। मतलब क्या, इनको केरोसिन पेट्रोल में मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये मिलेंगे ही नहीं, मतलब वैसे ही दिखाई देंगे। फिर विद्युत चालकता इनकी क्या होती है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में, मतलब क्या है, गलित अवस्था मतलब गलने पर अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। मतलब क्या, या द्रव की अवस्था में जब गल जाएंगे तो क्या, पहले ठोस थे तो यदि द्रव के रूप में परिवर्तित होंगे तो क्या होंगे, यह विद्युत का चालन करें, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में क्या, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य क्या, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, उष्मा के कारण क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच जो वैद्युत आकर्षण बल था क्या हो जाएगा, यह कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, इसलिए क्या होता है, इनके आयन जो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। मतलब क्या, इनके आयन स्वतंत्र रूप से गमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत का तब क्या करेंगे, चालन करने लगते हैं। धातुओं की प्राप्ति, धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी की भूपर्पट, मतलब जो पृथ्वी का जो भूपर्पट यानी कि पृथ्वी जो है उसके अंदर धातुओं का मुख्य स्रोत है। मतलब क्या, जो धातु है उनके क्या मुख्य स्रोत क्या, पृथ्वी का भूपर्पट मतलब क्या, अंदर का भाग है, जिसमें जल में से भी सोडियम क्लोराइड, समुद्री जल में से भी क्या कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे क्या कुछ विलेय लवण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। पृथ्वी के भूपर्पट मतलब क्या, पृथ्वी के अंदर वाले भाग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज। मतलब पृथ्वी के अंदर जमीन में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं। अब कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु की काफ़ी मात्रा होती है। मतलब क्या, कहीं कहीं जो खनिज निकलेंगे उसमें क्या होंगे, सोना चांदी बहुत सारे क्या होंगे, पदार्थ होंगे, जिसमें क्या है, जिसे निकालना क्या होता है, लाभकारी होता है, जिससे क्या होता है, हमको बहुत ही फायदा होता है। इन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मतलब क्या, जब खनिज में कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तो क्या होते हैं, वो अयस्क कहलाते हैं। उन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इन्हें निकालने से क्या हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। पृथ्वी की भूपर्पट में जिंक, फेरस, लेड आदि क्या पाते हैं, मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस लेड सल्फाइड, ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो क्या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। कई धातुओं को अयस्क, धातुओं के क्या अयस्क ऑक्साइड होते हैं। मतलब जो कई ऐसे धातु होते हैं जिनके अयस्क क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। और ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण क्या होता है, ऐसा होता है। मतलब क्या, पृथ्वी पर क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए क्या ऐसा होता है कि मतलब इनकी अधिक अभिक्रियाशीलता होती है। अयस्क से तो देख लिए क्या कुछ ऑक्साइड हैं, उनके क्या विद्युत अपघटन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम क्या ये विद्युत अपघटन में काम आते हैं।
और कार्बन के उपयोग से अपचयन, मतलब इनका क्या है, कार्बन का उपयोग इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, इनका अपचयन होगा। जिंक, फेरस, लेड, कापर। फिर प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित चांदी और सोना क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इन्हें क्या बनाया नहीं जा सकता। अयस्क से धातु निष्कर्षण, जो अयस्क होता है उसके क्या धातु कैसे निकाला जाता है, मतलब क्या अयस्क से धातु कैसे निकाले जाते हैं। तो अयस्क को क्या कैसे वर्गीकृत किया जाएगा, इसके कुछ चरण दिए गए हैं। इसके बारे में आप इंटर में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ ज़्यादा बस जान लीजिए कैसे कैसे क्या होता है, ज़्यादा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का कैसे अलग किया जाता है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातु, मतलब क्या इनको 3 भागों में। अब उच्च अभिक्रियाशील धातु को कैसे कितने प्रकार से बांटा जाता है। पहले उच्च अभिक्रियाशील धातु, इसमें क्या होता है, गलित धातु का विद्युत अपघटन करें। इसमें जो गलित धातु है उसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, उससे क्या करेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। अब फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो होती है उसमें क्या, उसको क्या 2 रूपों में बांटा गया है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, मतलब क्या दोनों को अलग कर लेंगे। फिर कार्बोनेट अयस्क का क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। फिर सल्फाइड अयस्क का क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। और इन दोनों को आपस में जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड बना लेंगे। फिर ये क्या होगा, धातु ऑक्साइड बन जाएंगे और उससे क्या करेंगे, धातु से में अपचयन कर देंगे, धातु में अपचयन करेंगे। और धातु का शोधन, धातु में अपचयन हुआ उसके बाद क्या होगा, धातु का शोधन हो गया। फिर निम्न अभिक्रियाशील वाले को क्या करेंगे, उसका सल्फाइड अयस्क में बदलेंगे, फिर भर्जन करेंगे, फिर धातु बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे, यानी कि जो उसका शुद्ध रूप से क्या अलग अलग कर लेंगे। इस प्रकार क्या होता है, अयस्क से धातु का क्या होता है, निष्कर्षण किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट जो भी पढ़ाया गया डिटेल के साथ पढ़ाया गया, वो भी चैप्टर वाइज, जिससे आपको सभी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।